हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के सेशन में सीखना है कि अम्ल की क्षारकता क्या है और क्षार की अम्लीयता क्या है। क्या कोई एसिड क्षार हो सकता है या कोई बेस क्या अम्ल हो सकता है कि नहीं, यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड बात करेंगे और एसिडिटी ऑफ बेस बात करेंगे यहाँ पर। तो ये कहता है कि अम्ल की क्षारकता कैसे कोई पहचानता है, तो ये कहता है कि जब किसी परमाणु के द्वारा प्रोटॉन को विस्थापित किया जाएगा, अपने यौगिक में से प्रोटॉन को वह विस्थापित कर देगा, तब वह अम्ल की क्षारकता के कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा। क्या करेगा? वह प्रोटॉन को त्यागेगा, यानी H+ को त्यागेगा। प्रोटॉन त्यागने का मतलब H+ की वह बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटॉन क्या एक ही प्रोटॉन त्यागेगा? नहीं, तो जितने प्रोटॉन को त्यागेगा उतनी अम्लीयता और उतनी कैटेगरी में वह बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर वह एक प्रोटॉन को त्यागता है तो हम कहेंगे उसको एकल क्षारीय अम्ल। क्या कहेंगे? एकल क्षारीय अम्ल। एकल क्षारीय अम्ल यानी ये कहता है कि अगर किसी यौगिक में या किसी तत्व में एक प्रोटॉन को, कितने प्रोटॉन को? एक प्रोटॉन को वह विस्थापित करता है, तो इस प्रकार के जितने भी यौगिक हैं वो एकल क्षारीय अम्ल के अंतर्गत में आएंगे। जैसे कि आपके पास हो गया HCl, क्या है? एक हाइड्रोजन को वह विस्थापित करेगा। HNO3 क्या है? एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, यानी एक एक प्रोटॉन का वह त्याग कर रहा है, तब आप कहेंगे यह क्या है? एकल क्षारीय अम्ल है। दूसरी बात करें, अगर वह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तो उसे हम कहते हैं द्विक्षारकीय, क्षारीय कहिए या क्षारकीय कहिए, ठीक है, द्विक्षारीय अम्ल। यह कहता है कि ऐसा यौगिक या परमाणु जिसमें वह 2 प्रोटॉन को विस्थापित करता है तो उसे हम लोग द्विक्षारकीय अम्ल कहते हैं। जैसे H2SO4 हो गया, H2SO3 हो गया, या आप कहिए COOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? आपका द्विक्षारिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह जितना भी है वो दो हाइड्रोजन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, तब यह क्या हो जाएगा? द्विक्षारकीय। अब बात करते हैं हम त्रिक्षारकीय। अगर 3 प्रोटॉन का त्याग करता है उसे त्रिक्षारकीय अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक्षारकीय अम्ल। अब त्रिक्षारकीय अम्ल में क्या आएगा? फास्फोरिक अम्ल H3PO4। क्या आएगा? फास्फोरिक अम्ल। अब एक बार रिवाइज करके देखते हैं। ऐसा यौगिक या तत्व जो क्या करे? एक प्रोटॉन का त्याग करे, उससे एकल क्षारीय। 2 प्रोटॉन का त्याग करे, द्विक्षारीय। 3 प्रोटॉन का त्याग करे, त्रिक्षारीय। उदाहरण आपके सामने है, आप उदाहरण आप ज्ञात भी कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीना पसीना हो जाता है। अब बात करते हैं क्षार की अम्लीयता। क्षार की अम्लीयता क्या है? ये कहता है अगर किसी परमाणु में या यौगिक में हाइड्रोक्सिल आयन की जितनी संख्या होती है, OH- की जितनी संख्या होगी, वही उसकी क्षार की अम्लीयता कहलाती है। देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये भी 3 प्रकार का, ये एकल क्षारीय है तो यह एक अम्लीय क्षार है। क्या है? एक अम्लीय क्षार। यह क्या था? अम्ल था, तो क्षार की बात कर रहे थे। यह क्षार है तो यहाँ पर अम्ल की बात हम लोग करेंगे। तो एक अम्लीय क्षार क्या है? वह परमाणु जिसमें हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या कितनी हो? 1 हो, यानी OH- की संख्या कितना हो? केवल 1 हो, तो उससे हम लोग एकल अम्लीय क्षार कहते हैं। जैसे आपके सामने आ गया NaOH, KOH, ये सब क्या है? इसमें OH की संख्या कितनी है? केवल 1 है, इस वजह से यह एकल अम्लीय क्षार कहलाता है। अब हम बात करते हैं आपके सामने द्विअम्लीय क्षार, द्विअम्लीय क्षार की, ठीक है। अब यह कहता है जिसमें OH- की संख्या कितनी? 2। इसमें 2 प्रोटॉन त्याग रहा था तो यह द्विक्षारीय। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपस्थित है तो यह द्विअम्लीय क्षार हो जाएगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
फेरस हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आया? ये सब क्या है? आपका द्वितीय क्षारीय अम्ल है। अब बात करते हैं त्रिक्षारीय का। त्रिअम्लीय क्षार। त्रिअम्लीय क्षार क्या होता है? तो ऐसा परमाणु या यौगिक जिसमें क्या हो, OH की संख्या कितना हो, 3। यहाँ भी त्रिक्षार था तो यहाँ पर 3 संख्या थी, यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर इसका उदाहरण आप देखेंगे तो ये हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस। अब कहेंगे कि आप यहाँ 2 लिख रहे हैं, यहाँ 3 लिख देंगे तो यह 4 तक भी होता है। समझ में आया? अब आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लीजिए, AlOH3। ये क्या है? त्रिअम्लीय क्षार है। तो एक बार और, जिसमें एक OH, एक अम्लीय, 2 OH, 2 अम्लीय, 3 OH, तो 3 अम्लीय। समझ में आई बात? तो आपके सामने अगर देखिए एक चीज भूल रहा है कि बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड का फार्मूला होता है BOH का होल ट्वाइस। ठीक है? यह एक प्रकार का एक क्षारीय अम्ल है। क्या है? एकल क्षारीय अम्ल है। क्यों? क्योंकि यह तब तक अपने हाइड्रोजन को त्यागता नहीं है जब तक इसमें जल न मिलाया जाए। क्या ना मिलाया जाए? जल। जब बोरिक एसिड में आप जल को मिला देंगे तो जल से यह क्या करता है, OH- आयन को लेता है, पहले OH- आयन को ग्रहण करता है, फिर जाके क्या करता है, हाइड्रोजन का त्याग करता है, यानी प्रोटॉन को त्यागता है, तब जाके यह किसमें आता है, एकल क्षारीय अम्ल में आता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अम्ल के गुण के बारे में, यानी अम्ल का गुण क्या होता है और क्षार का गुण क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो अगर हम कहें किसी अम्ल का अगर किसी धातु से अभिक्रिया कराएं, किससे? अम्ल का किसी भी धातु से क्रिया कराएंगे तो यह क्या करता है, नमक बनाएगा, यानी लवण बनाएगा और H2 गैस को बाहर करेगा, यानी हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। तो चलिए एक एक क्रिया करा के देखते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई भी धातु ले लेते हैं, मान लीजिए जिंक हमारे पास है। ठीक है? धातु ले लिया। अब इसमें संतुलित नहीं करूंगा, वैसे बता दे रहा हूं। धातु हो गया, कोई अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए HCl। अगर इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे तो यह बना लेगा ZnCl और प्लस में क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। समझ में आई? तो अगर कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो इसका यह गुण होता है कि वह नमक बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। अगर अगला बात करें, अगर किसी अम्ल की क्रिया हम किससे कराएं, किसी धातु के कार्बोनेट से, किससे, कार्बोनेट से कराएं, तो यह क्या बनेगा, तो यह कहता है यह लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा या हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब हम बात करें किसी कार्बोनेट को, इसी का उदाहरण लेके चलते हैं। जिंक कार्बोनेट हम ले लेते हैं, इसमें हम कोई क्या मिला दें, अम्ल मिला दें। क्या मिला दें? अम्ल मिला दें, HCl अम्ल है, ये क्या है, कार्बोनेटिक अम्ल कोई है। अब इसमें क्या करें, ZnCl अलग हो जाएगा इससे जुट के, या क्या बना दिया, लवण बना दिया। अब देखिए CO3 यहां पर है, CO3 यहां पर है, अगर यहां से CO2 बाहर निकलेगा तो इसमें एक H बन जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बच जाएगा। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनेगा, बचेगा तो वह पानी बना के किनारे हो जाएगा। तो यह कहता है कि अगर किसी धातु के कार्बोनेट का किसी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो वह लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, अगर कोई एसिड हो वह बेस से मिले तब क्या बनाएगा, तो वह सामान्यतः लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और जल। यानी एसिड और बेस कोई भी मिला दीजिए, वह क्या बना देगा, मान लीजिए एसिड हो गया HCl, NaOH हो गया, तो सामान्यतः बनाएगा NaCl और H2O, यह बना देगा आपके सामने। तो यह एक प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया यह कहलाती है। समझ में आया? अब बात करते हैं क्षार के गुणों में। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो, NaOH, जिंक से हमने शुरू किया था, मान लीजिए अगर इसमें हम जिंक का अभिक्रिया कराते तो जिंक क्या है, एक प्रकार का धातु है। क्या है, धातु। जब क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है,
या आपका बना देगा Na2ZnO2, यानी इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं? जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनाएगा और इसमें से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये कहता है अगर कोई क्षार किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो एक कोई प्रोडक्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगा। अब बात करते हैं अगर कोई क्षार क्या करे? अम्ल से क्रिया करे तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करें आगे, अगर हम मान लीजिए हम NaOH को जल में घोलते हैं, किसमें? जल में घोलते हैं, यानी H2O में घोलते हैं, तो हमको क्या मिलता है? यह अपने आयनों में विभक्त अवस्था में पाया जाता है। तो जब किसी क्षार का अभिक्रिया आप किसी भी जल के साथ कराएंगे तो वह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस को वह बाहर कर देगा। तो जितने प्रकार का अम्ल का गुण और क्षार का गुण है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will